दोस्तों, जरा सोचिए, अगर देश के सबसे बड़े उद्योगपति के आलीशान घर में अचानक ईडी की छापेमारी हो जाए तो क्या नजारा होगा। यह कोई आम रेड नहीं थी, बल्कि ऐसी कार्रवाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि छापे में इतनी दौलत बरामद हुई जिसकी गिनती करना भी नामुमकिन लग रहा है, करीब 12 लाख करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई। क्या यह छुपा खजाना किसी गुप्त कारोबार से जुड़ा हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्यमय कहानी छुपी है जिसे अब तक किसी ने नहीं सुना। दोस्तों, इस खबर ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह हलचल मचा दी है। हर कोई यही पूछ रहा है, क्या यह देश का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, या इसके पीछे कोई और साजिश रची गई है। यकीन मानिए, आगे जो खुलासे आप सुनेंगे वो आपके होश उड़ा देंगे। अनिल अंबानी कभी उस उगते सूरज की तरह माने जाते थे जिसकी चमक ने रिलायंस कंपनी और पूरे भारतीय बाजार को रोशन किया। 2008 में उनका नाम दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में दर्ज हुआ था, लेकिन अब उनकी पहचान गिरावट, कर्ज और विवादों से जुड़ गई है। हाल ही में 23 अगस्त 2025 को सीबीआई ने उनके कफ परेड स्थित घर पर छापा मारा। उस दौरान अनिल अपने परिवार के साथ मौजूद थे। पहली बार नहीं, इससे पहले ईडी ने भी उनके जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की थी। जुलाई में मुंबई की करीब 35 जगहों पर रेड हुई, जिसमें रिलायंस ग्रुप की 50 कंपनियां और 25 व्यक्तियों के ठिकाने शामिल थे। अगस्त में ईडी ने 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में उनसे पूछताछ भी की, जो 2017 से 2019 के दौरान येस बैंक द्वारा दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा था। जांच में सामने आया कि पैसा अलग अलग फर्जी कंपनियों और ग्रुप्स की यूनिट्स में बांटा गया और लोन को जल्द मंजूरी दिलाने के लिए बैंक अधिकारियों को रिश्वत दी गई। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों और निवेशकों को गलत जानकारी देकर पैसा हड़पा गया। इसमें लोन पास करने में कमियां, फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर और पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन लेना शामिल था। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन देने से पहले येस बैंक के प्रमोटर्स को फायदा हुआ। जांच अभी जारी है और सीबीआई न केवल उनके घर बल्कि अन्य जगहों से लोन संबंधित दस्तावेज जुटा रही है। यह पूरा एक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शिकायत के आधार पर हुआ, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीओएम) पर 373 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। हालांकि आज अनिल अंबानी केवल 1-2 बैंक ही नहीं, बल्कि कई बड़े बैंकों, खास तौर पर एसबीआई के कर्जदार हैं, जिनका सालों पुराना पैसा अब तक न तो उन्होंने चुकाया है और न ही उनकी कंपनियों ने, बल्कि इन बैंकों से लिया गया पैसा कथित तौर पर गलत कामों में इस्तेमाल हुआ। यह हमारा नहीं, बल्कि एजेंसियों, बैंकों और कई रिपोर्ट्स का कहना है। साल 2020 में ही एसबीआई ने खुलेआम आरकॉम और अनिल अंबानी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था। हालांकि कोई खास असर नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 के बाद इस प्रक्रिया को दोबारा करने का आदेश दिया। इसके तहत जुलाई 2024 में अकाउंट को दोबारा फ्रॉड घोषित किया गया और जून 2025 में एसबीआई ने यह जानकारी आरबीआई को सौंपी और साथ ही सीबीआई में शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने पर सीबीआई ने आरकॉम के दफ्तरों और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी की। यह एफआईआर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अनिल अंबानी और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई। इसी सिलसिले में 23 अगस्त को सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम ने कफ परेड इलाके में स्थित उनके घर सी विंड पर रेड डाली। जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल अंबानी और आरकॉम पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी किया। उनका कहना था कि एसबीआई की यह शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से जुड़ी है। उस वक्त अनिल अंबानी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और रोजमर्रा के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी इस बयान के जरिए साफ तौर पर अनिल अंबानी को बचाने की कोशिश की गई। प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा कि अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों को सिरे से नकारते हैं और अपना बचाव जरूर करेंगे, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि छापेमारी का यह सिलसिला सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह इंजीनियरों और नेताओं तक भी पहुंच चुका है।
यहाँ तक कि कांग्रेस का एक नेता भी बुरी तरह ईडी की गिरफ्त में आ चुका है। उनका नाम है केसी वीरेंद्र, जो कर्नाटक से कांग्रेस विधायक हैं। ईडी ने उनके खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया था और इसी केस में गिरफ्तारी भी हुई। छानबीन के दौरान जो राज खुले वे हैरान कर देने वाले थे। जांच में सामने आया कि केसी वीरेंद्र ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का पूरा खेल रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं ताकि नकद में आने वाले काले धन को वैध कमाई के रूप में पेश किया जा सके। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार वीरेंद्र सबसे पहले लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाते थे और बाद में उन भुगतानों को साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर देते थे। वे ज्यादातर लेन देन बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम से करते थे और अपने शौक पूरे करने के लिए इसी काले धन का इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, केसी वीरेंद्र के श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे कई देशों में भी कैसीनो चल रहे थे, लेकिन ये कैसीनो उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थे बल्कि किसी और के नाम से चलाए जा रहे थे ताकि असली मुनाफा छुपाया जा सके। हालांकि ईडी को प्रॉफिट शेयरिंग से जुड़ी कुछ अहम फाइलें हाथ लगीं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। इन खुलासों ने न सिर्फ वीरेंद्र की असलियत उजागर की बल्कि कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि वीरेंद्र इसी पार्टी से जुड़े हैं। सत्ता से लेकर सट्टे तक का यह खेल उनके खिलाफ अब बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौंकाने वाला मामला बिहार से भी सामने आया। यहाँ विनोद राय नाम के एक इंजीनियर का काला सच सामने आया है, जो ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास से करीब 40 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जबकि 20 लाख रुपए जला दिए गए थे। कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि विनोद राय के पास भारी मात्रा में नकदी है, जिसे वह सीतामढ़ी से पटना ले जा रहा है। खबर मिलते ही योयू टीम तुरंत अलर्ट हुई और उसके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वहां पहुंचने तक वह अधिकतर पैसा कहीं और भेज चुका था। जब योयू टीम घर के भीतर जाने लगी तो विनोद की पत्नी ने उन्हें रोक दिया और यह कहते हुए सामने खड़ी हो गई कि वह घर पर अकेली है। चूंकि रात का समय था, टीम ने इंतजार करने का फैसला किया और घर के बाहर ही रुक गई। लेकिन आधी रात को घर से कागज और नोट जलने की तेज बदबू आने लगी, मानो सबूत मिटाए जा रहे हों। सुबह होने पर जब यू टीम घर के अंदर दाखिल हुई तो नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हर कोने में जली हुई करेंसी बिखरी थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक में अधजले नोट पड़े हुए थे। तुरंत ही नगर निगम और एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिन्होंने जले हुए नोट और मलबा फोरेंसिक जांच के लिए अपने साथ ले लिया। शुरुआती जांच से साफ हो गया कि यह सब कारनामा विनोद राय और उसकी पत्नी का ही था। दिलचस्प बात यह रही कि रात भर विनोद घर में मौजूद था, फिर भी उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलवाकर टीम को गुमराह किया। सूत्रों का कहना है कि विनोद राय ने करीब 20 लाख रुपए जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की, जबकि घर से 40 लाख की नकदी बरामद हुई। छानबीन के दौरान पानी की टंकी से ढेरों कैश निकाला गया, वहीं बाथरूम की पाइपलाइन से भी जले हुए नोट मिले। कुछ रकम तो फ्लश करके नष्ट करने का भी प्रयास किया गया था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि विनोद राय के पास 100 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति है। उसके नाम पर जमीन जायदाद की 18 रजिस्ट्री, 15 बैंक खाते, कई पार्टनरशिप डीड, 26 लाख रुपये के आभूषण, बीमा पॉलिसियां और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। इन सबूतों ने उसके भ्रष्टाचार और अवैध धंधों की पोल खोल दी। नतीजा यह हुआ कि योयू टीम ने विनोद और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। हालांकि पत्नी ने तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाकर खुद को अस्पताल में भर्ती करवा लिया, लेकिन फिलहाल वह अब भी अधिकारियों की कस्टडी में है। इस पूरे खुलासे ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि ब्लैक मनी और धोखाधड़ी के मामले किस हद तक जड़ें जमा चुके हैं और हर छापेमारी के साथ ऐसे चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। हालांकि इन मामलों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स और शुरुआती जांच एजेंसियों की कार्रवाई सामने आई है, लेकिन अभी तक इन सभी दावों और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां फिलहाल सबूतों को खंगाल रही हैं और केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए जब तक जांच पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक इन आरोपों को महज आरोप ही माना जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सराहना है
और हमें ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस तरह आप हमारी हर नई वीडियो, एक्सक्लूसिव अपडेट और लेटेस्ट जानकारी सीधे अपने पास पा सकेंगे। हमारे चैनल का हिस्सा बनकर आप न सिर्फ अपडेटेड रहेंगे बल्कि हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।